नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज मिलते हैं हम अपनी जो बुक थी प्रेम मंजूषा उसकी अगली कहानी। अभी तक हमने 4 कहानियां देखी, अब अगली 5वीं कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी यानी अमीर खानदान से रईस रिच परिवार की जो लड़की होती है उस विषय कहानी, यानी अमीर घर की बेटियां कैसी होती हैं, क्या होती है, उस विषय कहानी है। यहाँ अमीर घर की बेटी कुछ और ही है, यानी जैसे सोचते हैं बिगाड़ देती हैं घर को, तहस नहस कर देती हैं। यहाँ पर कुछ और थोड़ी सी कहानी है। कहानी की थोड़ी सी हम व्याख्या समझ लेते हैं। कहानी समझने से पहले या सुनने से पहले थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं। बड़े घर की बेटी, इसमें होते हैं एक बेनी माधव जो एक समय में एक जमाने में बहुत अमीर खानदान के हुआ करते हैं, लेकिन आज उनके घर मात्र एक भैंस होती है, पतली सी दुबली सी, बाकी कुछ नहीं होता है। उनके 2 लड़के होते हैं, एक का नाम होता है श्रीकंठ सिंह और दूसरे का नाम होता है लाल बिहारी। श्रीकंठ सिंह पढ़े लिखे होते हैं और लाल बिहारी जवान सडीला, मतलब जवान होता है, थोड़ा सा अक्खल टाइप का होता है। एक बार जब श्रीकंठ जाते हैं अब चंदा मांगने के लिए, आनंदी यानी जो बड़ी घर की बेटी है इसका नाम आनंदी है, आनंदी के घर जब चंदा लेने जाते हैं तो उसके पिता को श्रीकंठ का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो जब आनंदी घर में आती है तो उसे जैसा परिवार अपने बचपने में जिन सुख सुविधाओं की आदत थी यहाँ पर देखने तक को न था, लेकिन उसने अपने आप को तुरंत ही ऐसा ढाल लिया था। एक बार क्या होता है, जब लाल बिहारी यानी श्रीकंठ का छोटा भाई मांस लेकर आता है बनाने के लिए, चिकन मटन कुछ भी हो लेकर आता है बनाने के लिए, आनंदी बनाती है और घी को लेकर कुछ बहस हो जाती है कि घी इतना क्यों नहीं डाला, उतना क्यों नहीं डाला, इतना कहती है वो कहारों का नाई का, मतलब थोड़ा सा ताना टाइम मार देती है। अखड़ ये था लाल बिहारी, उठाई खड़ाऊ यानी लकड़ी की चप्पल और सर में मार दिया, तो सर फूटते फूटते बचा हाथ लगा दिया। जब श्रीकंठ अपनी ड्यूटी करके इलाहाबाद से घर आता है तो उसे यह बात पता चलती है और वो पिताजी के पास जाता है और कहता है कि पिताजी अब हम घर में नहीं रह पाएंगे, हमारा बंटवारा कर दीजिए। जब इतना सब कहता है तो दोनों में बातचीत होती रहती है। कुछ समय बाद आनंदी जब उसे लगता है कि यार मैंने गलत किया, आनंद उसे पछतावा हो जाता है, तो आनंदी भी इस बात को समझ जाती है और उसको हाथ पकड़ के रोक लेती है और इस बात से दोनों भाइयों में फिर से उसी तरीके से एक जैसा समझौता हो जाता है और दोनों भाई अच्छे से फिर से रहने लग जाते हैं। तो यह बात आती है कि बड़े घर की बेटियां घर को बना देती हैं, बिगाड़ती नहीं। ये थी कहानी की व्याख्या, पूरी कहानी का मर्म ये था। अब तो जल्दी से अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी शुरू से। बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी शुरू करते हैं। एक थे बेनी माधव। बेनी माधव के पिता एक समय में, बेनी माधव लोग कभी एक समय में बड़े अमीर हुआ करते थे, बहुत अमीर हुआ करते थे। कभी इस दरवाजे पर हाथी झूमा करता था, ऊंट बैल घोड़ा सब चीज हुआ करता था, 10-10 कुत्ते होते थे। लेकिन आज उनके घर में मात्र एक भैंस है, दुबली पतली सी, और जो गांव का कुआं है, जो तालाब है, मंदिर है, उनकी आज मरम्मत नहीं हो पाती। इन्हीं की देन थी जो वो चमकदार बने हुए थे, लेकिन आज उसकी मरम्मत तक नहीं हो पाती। उनके घर में मात्र एक नाम भर की भैंस बची थी जो इतनी दुबली पतली थी, जिसकी पसलियां दिखती थी और शायद वो दूध बहुत देती थी, इसलिए कोई ना कोई हांडी लिए उसके सामने ही खड़ा रहता था कि अब दूध देगी, अब दूध देगी। जो बेनी माधव थे इनके 2 लड़के थे, एक का नाम था श्रीकंठ सिंह, दूसरे का नाम था लाल बिहारी। लाल बिहारी छोटा था, श्रीकंठ बड़ा था। लाल बिहारी चौड़ी छाती का कठीला जवान था, एकदम अक्खा टाइप का था, और जो श्रीकंठ थे बड़ा लड़का, ये पढ़ा लिखा था, बीए, इसने पूरी जवानी अपनी सब बीए के नाम कुर्बान कर दी थी। इंग्लिश के 2 अक्षर जिनका नाम है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, जिस पे अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी और आज एक ऑफिस में नौकर की तरह काम करते हैं। अब क्या होता है कि जो लाल बिहारी होते हैं बैठे बैठे 2 मिनट में 2 लीटर दूध पी जाता है और मस्त घूमता पहलवानी करता है। लेकिन जो श्रीकंठ होता है एक ऑफिस में नौकर होता है और उसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा विश्वास होता है इन औषधियों में, पुराने रीति रिवाजों में, सब चीज़ों में बहुत विश्वास करता है। पढ़ा लिखा जरूर होता है, वह सुबह शाम बांसुरी सुना करता है और औषधियाँ खाया करता है, जड़ी बूटियों में ज़्यादा विश्वास करता है और कलकत्ते से किसी ज्ञान की बातें हमेशा करता रहता है। कभी कलकत्ता और लाहौर के जो वैद्य थे उनका फ़ोन आता रहता है, उनसे वार्तालाप उनकी होती रहती थी औषधियों पर। और बीए पास करके भारतीय, मतलब जो श्रीकंठ थे, बीए पास करने के बाद भी इनका भारतीय परंपराओं में विशेष
योगदान मतलब विशेष रुचि थी। इनका क्या था कि ये जितने भी अपने देश में कार्यक्रम होते हैं, दशहरा, दिवाली और रामलीला, जितनी भी सब होती है, इन सब में ये बहुत उत्साहित होते थे और सब में कुछ ना कुछ भाग लिया करते थे। कभी राम बन जाए, कभी लक्ष्मण बन जाए, कभी कुछ बन जाए, और बहुत अधिक ये इन परंपराओं को मानते थे और बढ़ावा भी दिया करते थे। भले वो इंग्लिश अंग्रेज उनका मानते थे, भी ये पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो भारतीय परंपराओं को विशेष महत्व देते थे। लेकिन वो परिवार कौटुंब के साथ रहना पसंद करते थे, यानी परिवार का फूटन उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, जिससे गांव की औरतें और घर की औरतें भी इनसे रुष्ट रहा करती थी कि यार ये अलग नहीं रहने देते, और इनकी बात भी लोग मानते थे क्योंकि पढ़े लिखे थे। तो क्या होता था, इनसे गांव की औरतें, बहुएं कुछ ज़्यादा ही रुष्ट रहा करती थी, क्योंकि ये कहते थे अगर अलग रहना है तो इससे अच्छा साला जिंदगी ना हो और अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, मतलब ऐसा इनकी सोच थी। लेकिन क्या होता है कि जब ये ऐसा सोचते हैं तो इनसे गाँव की औरतें रुष्ट होती हैं। अब एक दिन क्या होता है, जो इधर अब आनंदी का समझ लेते हैं, जो बड़े घर की बेटी है। आनंदी थी छोटे नवाब परिवार की, जैसे मीडियम क्लास, लेकिन थी बहुत अमीर। उसके घर 2-2 हाथी, बैल, घोड़ा, 10-12 कुत्ते, मोर, कबूतर, जाने क्या क्या था, बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। वह बचपन से बहुत अधिक सुख भोगती थी, मतलब बहुत अच्छे से रहती थी। उसके पिता ने 3 शादियां की थी, 15 से 20 हज़ार का कर्ज आ गया था, जिसके बाद अब चौथी शादी नहीं करना चाहते थे। और आनंदी बेहद खूबसूरत थी, आनंदी बहुत अधिक रूपवती थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह नहीं करना चाहते थे कि बाद में उसे अफसोस हो कि शादी कहाँ कर दी, और वह अपने आप को कोसे, जिसकी वजह से वो और बहुत अधिक कर्ज भी नहीं लेना चाहते थे कि बहुत ज़्यादा धूमधाम से करें। अब क्या था कि एक दिन जो श्रीकंठ थे चंदा लेने के लिए आनंदी के घर पहुंच जाते हैं। जब आनंदी के घर जाते हैं तो आनंदी के जो पिता होते हैं, इनको बहुत अधिक श्रीकंठ का व्यवहार पसंद आता है। श्रीकंठ का व्यवहार इतना अच्छा पसंद आता है कि इन्होंने आनंदी की शादी थोड़ा पूछताछ की और आनंदी की शादी श्रीकंठ के साथ कर दी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। जब आनंदी का ब्याह हुआ, आनंदी इस घर में आती है जहाँ पे कुछ नहीं था उसके घर जैसा, न फर्श पक्की थी, न दीवालों पे खिड़की थी, न दीवालों पे एक भी पोस्टर थे, कुछ नहीं था। न घर पे हाथी था, न बैल था, न घोड़ा था, कुछ नहीं था, बस नाम की एक भैंस टंगी हुई थी। उसे बचपन से इन बड़ी अच्छी सुख सुविधाओं की आदत लगी हुई थी, लेकिन उसने अपने आप को तुरंत ही ऐसा ढाल लिया था जैसे उसने कभी इन सारी सुख सुविधाओं को कभी देखा ही ना हो। अब एक दिन क्या होता है, जो समय बीतता रहता है। अब लाल बिहारी जब श्रीकंठ होते हैं, ये एक ऑफिस में इलाहाबाद में नौकर होते हैं, यानी नौकरी किया करते हैं, तो ये इलाहाबाद चले जाते हैं। अब लाल बिहारी क्या करता है, लाल बिहारी एक दिन मांस लेकर आता है, यानी 2 चिड़िया लेकर आता है, शायद वो पता नहीं क्या होता है, चिड़िया लेकर आता है, यही बुक में। तो जब चिड़िया लेकर आता है, कहता है लो बना दो। आनंदी खाना बना चुकी होती है और उसके बाद भी वह खाना बनाने जाती है। जब खाना बनाने जाती है तो हांडी में देखती है घी पाव भर था, यानी 250 ग्राम था। तो उसने क्या किया, पूरा घी उठाया और जा करके मांस में डाल दिया। जब मांस में डाल दिया, आधे 1 घंटे इंतजार करने के बाद खाना तैयार हुआ। जब लाल बिहारी खाना खाने बैठा तो उसे दाल में घी न मिला। तो उसने कहा भाभी घी नहीं डाला? तो कहा कि पाव भर घी था। अब बड़े घर की बेटी बचत करना क्या जाने, मतलब हाथ समेटना क्या जाने कि कैसे क्या होता है। उसने पूरा घी मांस में, उसने कहा कि मैंने पूरा घी मांस में डाल दिया, 250 ग्राम था। कहीं अभी परसों घी लाया था, इतना सारा घी तुमने मांस में डाल दिया। तो कहती है उसके मुंह से ये निकल गया कि इतना घी तो हमारे घर लोहार कहार खा जाते हैं, तुम्हारे घर इतना घी किस काम का। इस बात से उसे गुस्सा आ जाता है, कहता है और खड़ाऊ, और थाली वहीं पर पटक देता है और अपने खड़ाऊ जो चप्पल होते हैं यानी लकड़ी की चप्पल फेंक कर मारता है जोर से। जब फेंक कर मारता है तो आनंदी का सर फूटते फूटते बच्चा है वो ऐसे करके हाथ लगा लेती है। जब हाथ लगा लेती है तो हाथ में उसके भारी चोट आ जाती है और काफ़ी बहस हो जाती है। आनंदी कांपते हुए स्वरों से कहती है तुझे तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की, ऐसे चप्पल से मारता है, आने दे मैं दिखा दूंगी ये वो। और कांपते हुए स्वरों से जहर का घूंट पी करके खून का प्याला पी लेती है और अपने रूम में जाकर चली जाती है और शांति से बैठ जाती है। अब जब बैठ जाती है, अब 2 दिन कैसे बीते श्रीकंठ। अब जब ये सब हो जाता है तो श्रीकंठ क्या होता है, शनिवार को आना होता है श्रीकंठ को। श्रीकंठ हर शनिवार को आते हैं और बृहस्पतिवार की ये घटना थी। 2 दिन कैसे आनंदी ने काटे ये वही जानती थी, क्योंकि उसने न कुछ खाया न पिया, बस 2 दिन शोक में बिताए, मतलब क्रोध में बिताए, शोक में बिताए, दुख में बिताए। अब जब यथा मतलब टाइम के हिसाब से शनिवार को जो श्रीकंठ थे आ जाते हैं शाम को आते ही
उनसे बहुत सारी लोग, गांव के लोग बातें करने आ जाते हैं, देश विदेश राजनीति, सबको बड़ी मजा आती है और खाने पीने की किसी को सुध नहीं रहती। बात करते 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 सब आपस में एक दूसरे से बात करते करते रात के बज जाते हैं 10। अब खाने का टाइम होता है, जैसे तैसे सब खाने जाते हैं। जब खाना खाते हैं, जब उठते हैं, तो उसके बाद लाल बिहारी कहता है कि भैया किसी भाभी को समझा लो कि जबान संभाल कर बात किया करें, नहीं तो किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। भैया भाभी को समझा लो, जुबान संभाल कर बात किया करें, नहीं किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। अब इतने में बेनी माधव यानी पिताजी भी बोले कि बेटा सही बात है, औरत को समझा लो, ज़्यादा जबान न लड़ाया करें। औरत की इज्जत उसी में है कि पति के सामने जबान न खोले, मतलब जुबान न खोले, बहस न करे, औरत की इज्जत इसमें है। अब इतना सब होने के बाद लाल बिहारी अपने जब कमरे में जाता है, आनंदी के पास जाता है, तो आनंदी से कहता है कि क्यों, क्या कोरम मचा रखा है घर में? पिताजी बाबूजी शिकायत कर रहे हैं, क्या कोरम मचा रखा है? तो इतने में आनंदी कहती है, जिसने किया हो तुम्हारी शिकायत, मेरी बुराई की हो, उसका बस चले तो मुंह झुलसा दूँ। तो कहता है साफ साफ कहो क्या बात है, क्यों ऐसे बात कर रही हो? तो कहती है कि वह पूरी बात बताती है, तुम्हारा भाई मांस लाया था, जब मैंने उसे पकाया और पाव भर घी था तो मेरे मुंह से निकल गया, तो इतना घी तो मेरे घर में कहार मालिन खा जाते हैं। तो इतने में उसने खड़ाऊ चप्पल उतार कर मारी, ये देखो मेरे कितना ज़्यादा लग गया है। जब इतना सब बताती है, तो अब जो श्रीकंठ थे, ये बहुत अधिक भैया परंपरावादी, मतलब सम्मान अम्मान लेने वाले आदमी, बीए पढ़े पास, अब इनको तो रहा न गए, इन्हें रात भर नींद ना आई ये सोच कर कि वाह रे लड़के, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुझे तमीज़ नहीं थी कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन्हें रात भर नींद नहीं आई। जब इतना सब हो गया, अब सुबह उठते ही श्रीकंठ बेनी माधव के पास गए और बोले, पिताजी अब हमारा इस घर में निवाह न होगा, यानी इस घर में अब रहना न होगा, हमारा बंटवारा कर दीजिए। तो बेनी माधव बोले, क्या बात है भाई, क्यों बंटवारा करना है? कहा कि जिस घर में बड़ों का सम्मान आदर करने की तमीज ना हो लड़कों को कि कैसे किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, तो उस घर में रहने का क्या मतलब है? कहे साफ साफ कहो क्या बात है। इन्हें तो पता था, लेकिन ये बचाव कर रहे थे। अब कहे श्रीकंठ बताए कि मान लो हमें कोई गालियाँ देता है, कुछ भी दे, हमसे बहस करता है, ऊंची नीची बात करता है, हम सुन लेंगे, लेकिन हमें कोई गालियाँ दे और मारे, 4 जूते भी मारे, उसके बाद भी हम सर न उठाएं, ये कहाँ का रिवाज है? तो उन्होंने कहा, अरे बेटा गलती हो गई, लड़का है, ये है वो है, तमाम बातें हुई। बस बेनी माधव ये मानने के लिए तैयार न थे कि लाल बिहारी ने कुछ गलत किया है, और जो श्रीकंठ थे वो इसी पर अकड़े हुए थे। अब शोर शराबा सुन के जो गांव के लोग थे, ये मजा लेने के लिए आ जाते हैं किसी न किसी बहाने से। कोई रसीद दिखाने आता है, कोई कागज पढ़वाने आता है, औरतें कुछ लेने चली जाती हैं, तेल नून नमक लेने के बहाने। अब गांव का झगड़ा, जो घर का झगड़ा था कि औरत के पीछे श्रीकंठ अपने पिता से लड़ रहा, ये सुनने के लिए गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। जब गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, तो बेनी माधव समझ जाता है कि कुछ भी हो, इन गांव के लोगों को बात पता नहीं चलने दूंगा, और वो बात बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन श्रीकंठ बीए पास, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हर डिबेट में अपनी बात रखने का उसे आदत हो गई थी, भला एक जबान झुक जाए, और वो ना समझ था, उसे इन दांव पेच का क्या पता कि कब क्या होता है, कैसे होता है। वो तो बस अक्खड़ आदमी कि अगर ये सही है तो यही सही है, क्या राजनीति क्या चलती है गांव की, उसे क्या पता। अब बेनी माधव बड़े आराम से बोले, अरे बेटा अब लड़के से गलती हो गई तो क्या कीजिएगा, चलिए माफ़ कर दीजिए, क्या है। लेकिन जो श्रीकंठ थे और ज़्यादा उखड़ गए, नहीं रहना तो नहीं रहना। अब इतना सब होने के बाद काफ़ी देर बहस होती है, और जो ये लाल बिहारी होता है, ये दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सारी बातें सुना करता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है वह, और अपने कमरे में जाता है, शर्ट पहनता है और बस भाभी के जाता है एक बार मिलने, और कहता है, भाभी मैं जा रहा हूँ, भैया मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, मैं इस घर में क्या करूँगा रह करके, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और हो भी ना क्यों इतना प्यार, क्योंकि जब एक बार लाल बिहारी ने अपने से दोगुने शरीर वाले व्यक्ति को उठाकर पटक दिया था, तो उसके भाई ने 5 रुपए बांटे थे और भरी सभा में जाकर उसे गले लगाया था, गोद में उठाया था, इतना उसे प्यार किया था। तो और दोनों, बेनी माधव अपने पिता से ज़्यादा उसे प्यार करता था, और लाल बिहारी पिता से ज़्यादा सम्मान श्रीकंठ का करता था। इतना सब हो जाता है, तो अब जब गेट के पास खड़ा होकर शर्ट पहनकर अपनी बात बताया करता है आनंदी को, तो पीछे से श्रीकंठ आ जाते हैं। श्रीकंठ आ जाते हैं तो अनदेखा इसे देखता है, अनदेखा करके निकल जाता है, जैसे देखा ही ना हो। अब लाल बिहारी और ज़्यादा उदास हो जाता है, कहता है, भाभी गलती हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए। तो आनंदी को यह पता चल जाता है, और आंखें उसकी भर आती हैं, आंखें पोंछता है, रोकता है कि ऐसा ना लगे कि ये रो रहा था, लेकिन अब आंसू तो निकल ही आते हैं। जब आंसू निकल आते हैं तो इतनी देर में क्या होता है,
और आंसू पोंछता हुआ कहता है हम जा रहे हैं भाभी, और पाँव पलटाने लगता है तो आनंदी बोलती है जाओ तुम्हारा भाई है, इसे रोक लो, उससे गलती हो गई, उसे एहसास हो गया है कि उसने गलत किया है, जाओ उसे अब रोक लो। तो इतने में श्रीकंठ कहता है चला जाए, मुझसे मतलब नहीं है, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता, जिसे तमीज ना हो मैं उसकी तरफ एक बार नहीं देखना चाहता। अरे कहती चले जाओ भाई है ना तो ना। श्रीकंठ भी अड़े। अब लाल बिहारी शर्ट पहनता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है तो आनंदी पीछे से जाती है और हाथ पकड़ लेती है, कहाँ जा रहा है? बोलता है भाभी इस घर में क्या करूँगा रहकर, जब भैया मेरा मुँह नहीं देखना चाहते तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा, ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ कोई मेरा मुँह न देखे। उसे एहसास हो गया था कि उसने गलत किया है, आनंदी इस बात को समझ गई थी और उसे रोकती है, अरे रुक जाओ, नहीं जाना तुम्हें, मेरी ही गलती है, मेरी जुबान को आग लग जाए, जो मैंने ऐसा कहा, घर में भाइयों में फूटन करा दी, मेरी गलती है, लेकिन क्या करूं। अब इतना सब होने के बाद बहुत फूट फूट कर रोने लगता है लाल बिहारी, और जब बड़े भाई का भी दिल था पसीज गया, और वो पसीज गया यानी दिल, अब क्या करे, छोटा भाई था, गलती हो गई, और जाता है बड़े भाई को लाल बिहारी को लोग कहता रुक जा भाई मत जा, अब हो गई गलती तो हो गई, चल ठीक है दोबारा ऐसा ना हो, दोबारा नहीं होगा ऐसा। कहता है भैया, दोनों लिपट कर खूब रोते हैं, कहता है भैया मुझे मार लो, पीट लो, 4 जूते मार लो, लेकिन अपने से दूर मत करना, क्योंकि मैं दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा भैया। दोनों कहते हैं अरे अब नहीं होगा, तो कहता है भगवान ने चाहा तो दोबारा कभी ऐसा नहीं। उसने लाल बिहारी कहता है भैया जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, और कान पकड़ के खूब आपस में रोते हैं। इतने में बेनी माधव पीछे से आते होते हैं, कहते हैं उनके मुंह से एक आवाज़ निकलती है कि बड़े घर की बेटियां इस तरह से घर को फूटने से बचा लेती हैं, और यह बात जैसे पूरे गांव में फैल जाती है, हवा की तरह, आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, और पूरे गांव में यही शोर होता है कि बड़े घर की बेटियां घर को बना लेती हैं, बिगाड़ने नहीं देते हैं। इस बात से आनंदी का पूरे गांव में सम्मान बढ़ जाता है कि बड़े घर की बेटियां बड़े दिल की होती हैं, यानी घर को बचा लेती हैं, टूटने नहीं देती। और यहीं पर जो ये कहानी थी खत्म होती है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली कहानी।